इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज़िक्र करते हैं ऐसे ख़ानदानों की मुसीबतों का, ऐसे ख़ानदानों के लिए लाहे अमल का जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार होता है। और इस प्रोग्राम में जैसे कि पिछले हफ्ते से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस के बारे में मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं, जिसका जो पहला प्रोग्राम था हमने हेरोइन के हवाले से किया था और हमें इस प्रोग्राम की काफ़ी पजीराई मिली इस प्रोग्राम को, और आपकी तरफ से बहुत अच्छा फ़ीडबैक भी मिला और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस के थ्रू और सब्सटेंस के बारे में भी पूछा हुआ था। और आज इसी हवाले से हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है इसमें हम ज़िक्र करेंगे क्रिस्टल मेथ का, यानी आइस का, जो कि आजकल एक उभरती हुई ड्रग है और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। और हम अपनी माहिर से आज पूछेंगे कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं और ये किस किस्म की ड्रग है और इसका इलाज हम फिर किस तरह से मुमकिन हो सकता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं सबसे पहले तारुफ़ कराऊंगी मैडम उस्मा सदाकत का, जो कि विलिंग वेज की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम है और पाकिस्तान की माया नाज माहिर नफ्सियात हैं। और फैमिली इंटरवेंशन में तो इनका जवाब नहीं, इनकी ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका से हुई है और उस ट्रेनिंग के बाद ये बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ काम में मसरूफ़ रहती हैं और लोगों को इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा मैडम, पिछले प्रोग्राम में हमने हेरोइन के हवाले से अपने जानने वालों को काफ़ी अवेयरनेस दी थी और आज मैं चाहूँगी कि क्रिस्टल मेथ के हवाले से लोगों को बताया जाए, क्योंकि मैं आपकी बात में थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि लास्ट वीक हमने हीरोइन एडिक्शन पे बात की। जी जी बिल्कुल, हीरोइन पे बात नहीं की थी और इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली ऐसी तमाम फैमिलीज को एम्पावर करना था जिनके घर में कोई ना कोई प्यारा जो है वो हीरोइन एडिक्शन के अंदर मुब्तला है। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो सब्सटेंसेस के हवाले से मालूमात उनकी महदूद होती हैं, जबकि पेशेंट से जब हम बातचीत करते हैं तो सब्सटेंसेस को लेकर के उनकी मालूमात बहुत ज़्यादा होती हैं। उन्हें पता होता है कौन सा नशा कैसा होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्ट चाहिए तो उसका रूट कैसे वो चेंज कर सकते हैं और दूसरे रूट्स के थ्रू भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर एज जब हम फैमिलीज़ की बात करते हैं तो मैंने देखा है कि जितनी भी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं उनका नॉलेज सब्सटेंसेस के हवाले से बिल्कुल भी ज़ीरो होता है, उन अलामात के हवाले से भी ज़ीरो होता है, जो कि अलामात वो अपने प्यारे में देख कर अर्ली ऑन इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका बच्चा या बच्ची जो है वो किसी न किसी नशे में मुब्तला है और किसी न किसी की बजाय कौन से नशे की एडिक्शन में मुब्तला है। अच्छा, अगर ये इन्फॉर्मेशन फैमिलीज के पास हों तो फैमिली बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है कि उनका बेटा या बेटी या कोई प्यारा जो है अच्छा वो किस सब्सटेंस को इससे यूज पहले कर रहा है। कि मैं आपसे डायरेक्ट क्रिस्टल मेथ के बारे में क्वेश्चन करूं, एक मेरे जहन में एक अचानक से एक बात आई कि अमूमन जब फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं और तो वो हमें ये बताने से भी गुरेज कर रही होती हैं कि उनका प्यारा क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। सम टाइम तो उनकी मालूमात नहीं होती हैं इस बारे में और सम टाइम उन्हें पता भी होता है तो वो नाम लेने से गुरेज कर रहे होते हैं, वो हमें कह रहे होते हैं बस कोई गंदी सी चीज़ ये इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअली मेरे ख्याल में फैमिलीज भी डिनाइल में चूंकि होती हैं और सेकेंडली इंफॉर्मेशन मुकम्मल ना देने का एक मकसद उनका ये भी होता है कि हम उनके मरीज़ के हवाले से अच्छी सोच रखें, बुरी सोच ना रखें। यानी वो अपने पेशेंट का जो सेल्फ इमेज है वो हमारी नज़रों में बेहतर बनाने के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर देंगे कि हाँ वो लड़ता है, वो झगड़ता है, लेकिन तीसरे ही फिक्रे में उन्हें एहसास होता है कि वो अपने प्यारे के बारे में कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ कोडिपेंडेंसी, आउट ऑफ डिनाइल, आउट ऑफ लव जो है, और ये लव सिक लव है जिसमें वो तीसरे फिक्रे में ज़रूर कोई अच्छी बात भी उसके बारे में बताते हैं और वो अच्छी बात ये होती है कि वैसे गरीबों का बड़ा हमदर्द है, वो अच्छी बात ये होती है कि वैसे बुजुर्गों का बड़ा वो ख्याल करता है। वो अपने घर के बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे होते बल्कि वो गली मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों की बात कर रहे होते हैं कि उनका वो बड़ा ख्याल रखता है, वो बुजुर्गों को सड़क पार करवाने में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो अपने घर के रवैयों की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा कोई भी अच्छा फिक्रा उनके मुंह से नहीं निकल पाता रीसेंट पास्ट के अंदर, जो कि अच्छा सलूक उसने अपनी फैमिली से रखा हो, बीवी से रखा हो, बच्चों से रखा हो या अपने पेरेंट्स से रखा हो। सो ये फैमिली का एक
डिनाइल भी इसको कहेंगे, इसको कोडिपेंडेंसी के ट्रेड्स भी कहेंगे, कि उनका दिल नहीं ये चाहता कि वो माने कि उनका प्यारा जो है वो किसी ना किसी नशे को इस्तेमाल कर रहा है। वो हमेशा गंदी चीज़ कह के बात करते हैं, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि उनके पास होती हैं तो वो काउंसलर्स को नहीं देते, या वो बड़ी देर से जाकर ओपन अप करते हैं अपने आप को या उन सारी इन्फॉर्मेशन को जो कि बहुत शुरू से उनके पास मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा मैम, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की मौजू के ऊपर, जो कि रिलेट करे कि हम आज के प्रोग्राम में क्रिस्टल मेथ की एडिक्शन के बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो क्रिस्टल मेथ है, जिसका कि कॉमन नेम आइस भी है, तो ये क्या चीज़ है, किस किस्म का सब्सटेंस है ये? अच्छा, क्रिस्टल मेथ जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस है, और जब हम इसके लोकल नेम की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसको आइस के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, या मेथ के नाम से जाना जाता है, या क्रिस्टल मेथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको ग्लास भी कहा जाता है, और उस ग्लास कहने की एक वजह बुनियादी तौर पे ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली किसी टूटे हुए शीशे का जो चूरा होता है उससे मिलते जुलते होते हैं, और क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर चूंकि ये पाया जाता है, इसीलिए इसको क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है। क्रिस्टल मेथ एक केमिकल से डिराइव किया जाता है। बाकी नशों की अगर हम बात करें, जैसे हीरोइन है या ओपियम है, मॉर्फिन है, तो ये किसी न किसी प्लांट से निकाले जाते हैं। कोकेन है, इवन ये भी कोका प्लांट से निकाला जाता है। लेकिन जब हम क्रिस्टल मेथ की बात करते हैं तो ये लेबोरेटरी के अंदर सिंथेटिक फॉर्म में बनाया जाता है, और इसे मैन मेड ड्रग भी कहा जाता है। इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो मेथ एम्फेटामीन्स है। मेथ एम्फेटामीन्स जो है ये हिस्टोरिकली बहुत सारी अद्वियात में इस्तेमाल होता रहा है, आज भी कुछ अद्वियात के अंदर इसका इस्तेमाल नज़र आता है, लेकिन इसको बाद में कुछ लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर नशे के तौर पर इस्टेब्लिश करने की तरफ गए। मेथेम्फेटामिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो एफिड्रीन है या सूडो एफिड्रीन्स है। सो ये एफिड्रीन फॉर्म में लिया जाता है, जो कि हर्ब्स से भी मिलता है। इसके अलावा केमिकल्स के थ्रू भी इसको बनाया जाता है, और उसके बाद बाज़-औक़ात शुगर का बाय प्रोडक्ट एक होता है, वो भी उससे भी इसको डिराइव किया जाता है। सो ये तमाम फॉर्म जो निकाल के फिर एम्फेटामिन या मेथेम्फेटामिन्स को बना के तो क्रिस्टल मेथ जो है फिर ये मार्ज़े वजूद में लाई जाती है। सही। अच्छा, क्या पाकिस्तान के लोगों को भी इससे कोई ख़तरा है? अच्छा, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1960s के अंदर ये काफ़ी कॉमन था, क्योंकि ये बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशन के अंदर इंग्रेडिएंट पाया जाता था। इवेंचुअली देखा गया कि इसका अब्यूज़ भी बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावा अगर हम उसके बाद उन्होंने बैन चूंकि करना शुरू कर दिया, सो इसका जो यूजेज था वो डिक्रीज़ हो गया। बट 1980s में दोबारा से इसका रुझान जो है वो अमेरिका के अंदर हमें देखने में नज़र आया। पाकिस्तान की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो पाकिस्तान में ये 2009-10 के बाद इसके अंदर जो ज़्यादा इंक्रीज़ इसके इस्तेमाल का बढ़ना शुरू हुआ। रीसेंट ईयर्स की बात करें तो जैसे हमारा एक हॉस्पिटल है मरी के अंदर, सदाकत क्लिनिक मरी उसका नाम है, वहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो यूजुअली KPK से ज़्यादा आते हैं, या वो लंदन से पेशेंट्स आते हैं या KPK से ज़्यादा पेशेंट आते हैं। सो जितने भी पेशेंट वहाँ पे हैं, वहाँ पे 99% पेशेंट्स जो हैं वो आइस एडिक्शन के अंदर मुब्तला होते हैं। उनका जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस है वो आइस होता है। अगर हम लाहौर की या गिरदोनवा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अमूमन 40% पेशेंट्स जो इस्तेमाल ड्रग्स कर रहे होते हैं उनके अंदर आइस एडिक्शन भी नज़र आता है। अगर हम बात करें सिंध साइड की तो वहाँ पर भी कोई 50% 60% पेशेंट्स जो हैं वो आपको आइस एडिक्शन के नशे के साथ जो है वो नज़र आते हैं। बिकॉज KPK की अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट्स क्यों इसी नशे के अंदर मुब्तला हैं, तो यूजुअली ये ड्रग जो है ये अफ़गानिस्तान से बरामद किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसको बनाया जाता है। घरों के अंदर भी इसको आप बिल्ड करने की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं, इवन वॉशरूम्स के अंदर, किचन्स के अंदर, चूँकि ये लेबॉर्ट्री एक सेटअप के अंदर बनता है जिसकी वजह से ये चीप भी होता है और डेंजरस भी फिर ये उतना ही ज़्यादा हो जाता है। सही। और अभी आपने बताया कि डेंजरस बहुत होता है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे सुनने वालों को ख़ास तौर पे ऐसी फैमिलीज़ को आप अवेयरनेस दें जिनका कोई ना कोई प्यारा इस किस्म की चीज़ की आदत में या बीमारी में मुब्तला हो गया है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि किस किस्म के इफ़ेक्ट ये बीमारी, ये जो सब्सटेंस है वो उस पर्सन को दे रही है, ताकि फैमिलीज़ को ये पता भी चल सके बिफ़ोर टाइम, जब तक कि कोई डिटीरियोरेशन ना स्टार्ट हो जाए तो फैमिली को ये पता चले। तो मैं चाहूँगी कि माइल्ड लेवल से स्टार्ट करके आप ये बताएं कि इसके असरात क्या हैं।
तो सबसे पहले जो फौरी असरात ये ड्रग देती है वो क्या होता है? एक तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि क्रिस्टल मेथ एक इंतहाई डेंजरस नशा है। और अगर मैं बात करूं कि जितने भी स्ट्रीट ड्रग्स मौजूद हैं अभी तक पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस क्रिस्टल मेथ है। ये इसका वन टाइम यूज़ जो है वो आपको एडिक्शन के अंदर मुब्तला कर सकता है। सेकेंडली इसका वन टाइम यूज़ जो है वो आपकी डेथ भी कर सकता है। दैट इज़ डेंजरस थिंग। क्रिस्टल मेथ, जैसे हम लास्ट अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे हीरोइन एडिक्शन की, तो हमने बात की कि हीरोइन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है। ये आपके हार्ट रेट को स्लो करती है, आपकी जो दिल का धड़कना है उसको स्लो करती है, आपकी पल्स रेट को स्लो करती है, ब्रीदिंग को स्लो करती है। वेयर एज जब हम क्रिस्टल मेथ की बात करते हैं तो क्रिस्टल मेथ जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, दिल की धड़कनों को इरेगुलर बनाती है। इसके अलावा इसका जो बूस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको फ्राहम करता है, और एनर्जी इस कदर ज़्यादा होती है कि ये तकरीबन 24 आवर्स तक आप बगैर सोए अपने काम काज को बड़ा एक्टिवली परफॉर्म करने की तरफ जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अदादोशुमार ये बताते हैं कि 50,000 से 80,000 तक लोग जो हैं वो क्रिस्टल मेथ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और ये लोग जो हैं ज़्यादातर स्निफ करने वाले हैं। जब भी आप स्निफ करते हैं तो तकरीबन 3 से 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो बूस्ट है वो मिलता है, और आप नेक्स्ट 24 आवर्स तक अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के अंदर और अच्छी एनर्जी के अंदर, जो कि मसनूई बेसिकली बनाई गई है, उसके अंदर आप रख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बगैर सोए आप 24 आवर्स तक एक्टिव रह सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको स्वेलो करते हैं या निगलते हैं इसके क्रिस्टल्स को, तो ये तकरीबन 15 मिनट से कोई 30 मिनट के बाद आपको ये एनर्जी फ्राहम जो है वो आपका बॉडी आपको करना शुरू करता है। इसी तरह अगर हम इंजेक्शन की बात करें, बहुत सारे लोग इसको इंजेक्टेबल फॉर्म्स के अंदर भी लेते हैं, तो तकरीबन 15 मिनट तक आपको इसका जो मज़ा है वो मिलने की तरफ जाता है। बाकी ड्रग्स की निस्बत अगर हम देखें तो इसका जो हाफ लाइफ ऑफ ड्रग है वो तकरीबन 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक है। यानी जो प्लेयर की स्टेट है या एनर्जी की स्टेट है वो ये आपके अंदर बेसिकली कोई 12 घंटे तक बरकरार रखता है, जबकि बाकी नशों का जो हाफ लाइफ ऑफ ड्रग है वो सेकंड्स का होता है, मिनट्स का होता है, या कोई आधे घंटे का होता है, उसके बाद डिप्रेशन तारी होता है। जब हम क्रिस्टल मेथ की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कंसिडर करना है पेशेंट्स के लिए और फैमिली के लिए कि जब ये हाफ लाइफ ऑफ ड्रग ख़त्म होती है तो बहुत शदीद डिप्रेशन के अंदर भी आपका बच्चा आपको नज़र आ सकता है। जब भी कोई इसको इस्तेमाल करता है तो ये साइकोटिक बिहेवियर भी आपके अंदर इमर्ज करने की तरफ जा सकता है। पैरानोया सा फील होता है, चेहरा अगर हम देखें तो वो नॉर्मल नहीं नज़र आता, सस्पिशियसनेस सी चेहरे के ऊपर नज़र आती है, आंखों की हरकत बहुत तेज़ हो रही होती हैं, और आपको लग नहीं रहा होता कि ये लग रहा होता है कि ये पता नहीं क्या मसला है इसको, जो ये एब्नॉक्शियस सा बिहेवियर है, सस्पिशियस सा बिहेवियर है, कुछ हट के लग रहा है। इसके अलावा चूंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, सो उसके हाथ पैर भी बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं। वो कभी उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कभी तीसरी जगह जाएगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो आपको मूव करता नज़र आता है। बातचीत कर रहा है तो बातचीत बहुत फास्टर कर रहा है। सो ये तमाम अलामतें अगर आप अपने बच्चे के अंदर देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि अच्छा इसने कुछ ना कुछ ड्रग जो है वो यूज़ किया है। और ड्रग की बात करें तो क्रिस्टल मेथ इसके पीछे पॉसिबली हो सकता है। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है वो पेशेंट्स के अंदर पैरानोया भी क्रिएट करता है। पैरानोया से मुराद है कि बिला वजह का शक व शुबा मरीज जो है वो करने लगते हैं, बाज़-औक़ात अपने अहले खाना पे, बाज़-औक़ात अपने जो इर्द गिर्द बसने वाले लोग हैं उनके ऊपर, और वो शकूक व शुबहात के अंदर भी जाते हैं। इसके अलावा इसका जो लॉन्ग टर्म यूज़ है वो हलूसिनेशंस भी क्रिएट करता है। हलूसिनेशन से मुराद है कि उन्हें ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती, उन्हें ऐसे लोग दिखाई देने लगते हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होते। इसके अलावा डिलूजन्स उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उनके जो वहम हैं वो बड़े पुख्ता आपको नज़र आते हैं और वो अपनी बात से निगेट नहीं करते। लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल जो है वो पेशेंट्स के चेहरे के ऊपर ख़ास तौर पे और उनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ निशानात पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्रिस्टल मेथ यूज़ करता है तो उसे यूँ लगता है कि जैसे उसकी स्किन के ऊपर चूंटियाँ सी रेंग रही हैं,
और वो बार बार अपने हाथों को इस्तेमाल करके उन चूंटियों को हटाने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में उनके जिस्म पे सुर्ख निशानात बन जाते हैं, और बाज़-औक़ात वो सुर्ख निशानात जो हैं वो ज़ख्मों की सूरत में भी नज़र आते हैं, और उनके चेहरे पे काफ़ी सारे ज़ख्म जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये नशा जो है ख़ास तौर पर दिल के ऊपर जाके अटैक करता है, ये दिल के जो मसल के सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करने की तरफ जाता है, और जिसकी वजह से स्ट्रोक का ख़दशा बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा हार्ट अटैक का ख़दशा बहुत ज़्यादा इन पेशेंट्स के अंदर रहता है, और इसी वजह से उनकी जान भी बाज़-औक़ात जा सकती है। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसका वन टाइम इस्तेमाल भी इस कदर डेंजरस है कि हार्ट अटैक हो सकता है, और ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो नशे के अंदर, ख़ास तौर पे अगर हम क्रिस्टल मेथ की बात करें तो उसमें है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इनकी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है आर्टिफिशियल एनर्जी है, और ये तकरीबन जितनी कोई एनर्जी किसी एक जिस्म के अंदर मौजूद होती है क्रिस्टल मेथ के इस्तेमाल के बाद वो तकरीबन 6 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि क्रिस्टल मेथ जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो एक केमिकल होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं, ये उसको तकरीबन 120 यूनिट्स प्रोवाइड ज़्यादा करता है, जिसका मतलब है कि आम बंदे की जितनी जिस्मानी एनर्जी है उससे 6 टाइम्स ज़्यादा वो बंदा आपको एनर्जेटिक महसूस होगा। यही वजह है कि इनकी स्लीप भी मुतासर होती है, ये 24 घंटे तक जागता रहेगा, सोएगा नहीं, और अगर आप कोशिश करेंगे कि ये सो जाए तो तब भी इसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी करने में। इसके अलावा अगर हम इसके लॉन्ग टर्म यूज़ की बात करें तो लॉन्ग टर्म यूज़ में और शॉर्ट टर्म इवन यूज़ में भी इसके मेमोरी पे इफ़ेक्ट आने लगता है, और लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर तकरीबन अल्जाइमर डिजीज़ है जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इवन थोड़ी देर पहले की गई बात भी भूल जाती है, सुबह क्या खाया था ये भी भूल जाता है, मैं कहाँ से अभी आया हूँ, मैंने अभी कहाँ जाना है, इतनी कम से कम मालूमात भी बंदे का जहन जो है वो भूलना शुरू कर देता है। सिमिलरली सिम्टम्स जो हैं वो क्रिस्टल मेथ के लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के अंदर भी नज़र आती हैं कि जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है, एपिटाइट बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, खाने को दिल नहीं चाहता इन मरीज़ों का, सो इसकी वजह से जिस्मानी तौर पे भी बाज़-औक़ात वीक नज़र आते हैं। और ये चूँकि महंगा ड्रग है तो इसको ज़्यादातर जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपको हाई सोशो स्टेटस जो है इकोनॉमिक स्टेटस उसके अंदर आपको लोग नज़र आते हैं। सो ये इसकी चंद चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में फैमिलीज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज वो दौर है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे साथ नहीं होगा, मेरे बेटे के साथ नहीं होगा, वो तो बहुत अच्छा है, बच्ची के साथ नहीं होगा, वो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल किस्म की है। लेकिन हमें ख़दशा हमेशा रखना चाहिए कि अपने आप को भी एम्पावर करें और बच्चों को भी एम्पावर करें ताकि इस तरह के हादसात हमारे घरों में ना हो। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है, जब भी कोई बंदा क्रिस्टल मेथ को इस्तेमाल करता है तो वो एग्जेजरेटेड मैनरिज्म को भी डेमोन्स्ट्रेट करने लगता है कि आपको वो लगेगा कि बहुत ही जैसे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है, बिच बिच जा रहा है। सो इस तरह की हरकत व सकनात भी उसके अंदर नजर आती हैं। सही, यानी वो शायद अपने किसी गिल्ट को अंडू करने के लिए, वो कुछ गिल्ट को अंडू करने के लिए, और इसके अलावा डिप्रेशन काफ़ी शदीद है जब भी इसकी हाफ लाइफ ऑफ ड्रग ख़त्म होगी, या इवन करने के थोड़े अरसे के बाद जब वो जो मसनूई सी एनर्जी है वो ख़त्म होने की तरफ जाएगी तो फिर डिप्रेशन का काफ़ी शदीद अटैक है जिससे मरीज़ बचने के लिए दोबारा इस ड्रग को करने की तरफ जाते हैं, जिससे डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ने की तरफ जाता है। अच्छा, इसमें मुझे एक मालूमात ये भी अपनी फैमिलीज़ के साथ मैं चाहती हूँ आप डिस्कस करें यहाँ पर कि जब ये ड्रग बॉडी से विड्रॉ होती है उस वक्त किस किस्म की अलामात ज़ाहिर होती हैं, मरीज़ किस किस्म के ख़तरात से उस वक्त दो चार होता है और क्या उसकी हालत नज़र आ रही है? अच्छा, एक तो मैं बात करना चाहूँगी कि जब कोई बंदा एक दफ़ा इस्तेमाल करता है तो यूजुअली ये उसके जिस्म में 3 से 5 दिन तक स्टे करती है, और जबकि बाकी जो ड्रग हैं वो एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपके बॉडी से निकल जाती हैं, जबकि ये 3 से 5 दिन तक इसका स्टे होता है। और उसकी वजह यही है कि इसकी हाफ लाइफ ऑफ ड्रग काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूसली यूज़ इसका करता है तो तकरीबन 2 to 3 वीक्स लगते हैं इसके जिस्म से, इसके तमाम असरात से इसके जिस्म को निकलने के लिए। और इस दौरान जो सिम्टम्स अपीयर होती हैं वो फिज़िकल विड्रॉल भी है। फिज़िकल विड्रॉल ये है कि अगर स्नॉट कोई कर रहा है तो उसके नाक से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, बाज़ुकात फ्लू जैसी अलामतें नज़र आती हैं कि नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। इसके अलावा बॉडी एक्सिस के अंदर आपको कोई ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी बट दे आर स्टिल देयर। डायरिया की फॉर्म हो सकती है,
इसके खाने पीने में दिल नहीं चाह रहा होता, सो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा लिक्विड्स जो हैं वो शुरू में दिए जाते हैं ताकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उसको खुराक से मिलने की तरफ जाए। भूख की कोई तलब ज़्यादा इन्हें नहीं हो रही होती, थोड़ा देर लगता है जब ये प्रॉपर खाना पीने की तरफ जाते हैं, या शुरू में अगर लाइट फूड इन्हें दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। नींद इन्हें शुरू में नहीं आ रही होती, उसकी वजह ये होती है कि ये लंबे लंबे टाइम तक जागने के जो मसनूई एनर्जी है उसकी वजह से जागने के आदी होते हैं। सो जब भी ऐसा कोई ड्रग जो कि स्टिमुलेंट है वो हटाया जाएगा तो नींद में काफ़ी दुश्वारी जो है वो शुरू में आने की तरफ जाएगी, नींद फिर इवेंचुअली जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी। सो ये सिम्टम्स हैं जो कि फिजिकल विड्रॉल के हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल विड्रॉल भी साइड बाई साइड चल रहा होता है, जिसमें डिप्रेशन काफ़ी ख़ास अलामत है। बाज़ुकात पेशेंट्स को अगर साइकोटिक फीचर्स भी उसके अंदर नज़र आते हैं तो वो भी आपको फिर साथ साथ मैनेज करना पड़ते हैं। सो ये विड्रॉल की अलामतें हैं जो कि यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में नज़र आएंगे। अच्छा मैम, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से मैं चाहती हूँ थोड़ी सी आप बताएं, क्या ये पॉसिबल है इसका ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं बात करूं हेरोइन एडिक्शन की, कैनबिस एडिक्शन की या अल्कोहलिज्म की, तो इसका इलाज उन तीनों से थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ना सिर्फ आपके जिस्म को बुरी तरह मुतासिर करता है बल्कि आपके ब्रेन को भी बड़ी हद तक मुतासिर करने की तरफ जाता है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्रिस्टल मेथ के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद होती है। यही वजह है कि जब पेशेंट्स इलाज में से गुज़रते हैं तो उन्हें क्रेविंग्स बहुत शदीद इसकी होती हैं। इसके अलावा जब वो इलाज को मुकम्मल कर लेते हैं और अगर वो इलाज के साथ कांटेक्ट में नहीं रहते तो उसकी क्रेविंग इस कदर ज़्यादा शदीद होगी कि पेशेंट दोबारा से उसको लेने की तरफ जाएगा। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस चूँकि बहुत ज़्यादा शदीद है तो बाज़-औक़ात अगर जिस्म को ज़रूरत भी नहीं है तो साइकोलॉजिकली वो फील करेंगे कि उन्हें ड्रग लेनी चाहिए, या डिप्रेशन हो रहा है तो थोड़ा अगर मैं ड्रग कर लूँगा तो इसे मैं मैनेज कर लूँगा। और मैंने देखा है आमतौर पे क्रिस्टल मेथ के हवाले से कि पेशेंट्स के अंदर जो क्रेविंग्स होती हैं वो इतना टाइम भी नहीं उन्हें देती कि वो कुछ सोच विचार कर सकें, वो कोई रेमेडी ऐसी निकाल सकें जिससे कि क्रेविंग को मैनेज किया जा सके, बल्कि इस्तेमाल करने के बाद उनकी आंखें खुलती हैं कि ये उन्होंने कर लिया है तो अब उसके बाद इन्हें क्या करना चाहिए। सो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कंपैरेटिवली क्रिस्टल मेथ की एडिक्शन को मैनेज करना दूसरे नशों से थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, यानी इसमें इलाज की थोड़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़रूरत पड़ती है। और इलाज से मेरी मुराद इंडोर के बाद जो आउटडोर इलाज है तो आउटडोर इलाज की थोड़ा ज़्यादा लंबा अरसा इसमें ज़रूरत रहती है, यानी इसका ज़रा लॉन्ग टर्म रहने की ज़रूरत होगी। पेशेंट का इंटरेक्शन जो है वो अपने इलाजगाह के साथ जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जब तक लाइफ प्रोडक्टिव नहीं बन जाती, जब तक उसके मसले मसाइल पेशेंट के ख़त्म नहीं हो जाते तो तब तक उसको इलाज की ज़रूरत रहेगी। जबकि अगर हम कैनबिस एडिक्शन की बात करें, अल्कोहलिज्म की बात करें, हेरोइन एडिक्शन की बात करें तो उसमें इलाज के बाद स्लिप के चांसेस या रिलैप्स के चांसेस कंपैरेटिवली इससे कम होते हैं। लेकिन क्रिस्टल मेथ की बात करें तो इसमें स्लिप के चांसेस जो हैं वो बहरहाल ज़्यादा रहते हैं। सही, और एक तो चांसेस ज़्यादा होते हैं और दूसरा मरीज़ के पास ज़्यादा चांसेस होते भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते भी नहीं हैं। और आमतौर पे मैंने देखा है कि जो भी बच्चे क्रिस्टल मेथ इस्तेमाल करते हैं वो यूजुअली क्रिस्टल मेथ के साथ साथ हेरोइन का इस्तेमाल भी करेंगे, और ये बड़ा एक डेंजरस सा कॉम्बिनेशन है। बिकॉज जब आप क्रिस्टल मेथ को यूज़ करते हैं तो ये शायद उनका एक्सपीरियंस उन्हें बताता है या ड्रग देने वाला उन्हें बताता है कि तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ओवरडोज नहीं होगा या ज़्यादा हाई नहीं होगा। जबकि क्रिस्टल मेथ जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, ये आपको बढ़ावा दे रहा है, आपकी एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, आपकी जो पल्स रेट है उसको बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। जबकि आप बिल्कुल साथ एक और डाउनर नशा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो। तो आप यूं समझ लें कि जैसे एक शख्स को दो लोग दोनों बाजुओं से अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं और इस खींचातानी में कोई किधर तक पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक, यानी जो डैमेज है वो काफ़ी शदीद हो सकता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब भी कोई बच्चा स्टिमुलेंट इस्तेमाल करता है तो वो साथ में कोई ना कोई एक डाउनर डोज भी इस्तेमाल कर लेगा कि उसका असर कम आए, इवन ये ज़्यादा डेंजरस है उसके लिए। बिल्कुल, और ये जो आजकल मैंने देखा है कि मल्टीपल ड्रग्स को यूज़ करने का ट्रेंड है, ये एक बड़ा ख़तरनाक सा ट्रेंड है कि यूजुअली जब कोई
एक नशा इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि मैं कोई एक नशा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे हीरोइन को इस्तेमाल कर रहा है तो उसका ख्याल है कि मैं हीरोइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि हीरोइन के अंदर मैंने देखा है कि बेंजोडाइजेपिन की बड़ी मिकदार को डाला जाता है। इसी तरह जब कोई क्रिस्टल मेथ इस्तेमाल कर रहा है तो उसका ख्याल है कि मैं क्रिस्टल मेथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि इसके अंदर हीरोइन भी मिक्स हो सकती है। इसके अलावा हीरोइन के अंदर कैनबिस भी मिक्स हो सकती है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ ड्रग का, जिसको कोई पेशेंट इनोसेंटली वन ड्रग समझ के कंज्यूम कर रहा है तो वो एक्चुअली बहुत डेंजरस हो सकता है। सही, और इसीलिए शायद आजकल के दौर में जो एडिक्शन के साथ हमारे पास जो मरीज आते हैं वो बड़ी जल्दी डिटीरियोरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, बिकॉज ऐसा ही है कि बहुत सारे नशे जो हैं वो इनोसेंटली इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उनके नॉलेज में नहीं होता। लेकिन जब हम यूरिन सैंपल लेते हैं उनका या ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि ये एक के अलावा दीगर नशे भी हैं, जबकि उसका ख्याल जो होता है कि नहीं मैंने तो बस फलां नशा इस्तेमाल किया था। सही सही। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर हम लेंगे मैडम छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक पे जाने के बाद वापस आने के बाद नाजरीन आपके लिए और भी बहुत कुछ है, सो हमें ज्वाइन कीजिएगा ब्रेक के बाद और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की जरूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फायदा अलग से क्लियर नजर आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फायदा नजर आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियां मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की जरूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फायदा अलग से क्लियर नजर आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फायदा नजर आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियां मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्रिस्टल मेथ की एडिक्शन के हवाले से, और इसमें हमारी माहिर ने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द आपके क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ ये ड्रग इस्तेमाल हो रही है, और ऐसे सारे साइन एंड सिम्टम्स हमने कोशिश की है कि हम आप तक पहुँचाएँ। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम यकीनन जवाब देंगे। और अभी बारी है हमारे प्रोफेशनल्स की जो यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं,
और वो अपना अपना सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले मिस सायरा आप क्वेश्चन करें। जी मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये क्रिस्टल मेथ जो है ये बॉडी में कितनी अरसे के लिए स्टे करती है और कितनी देर तक रहती है, कि इसका टेस्ट भी अगर करवाएं तो कितनी देर में पेरेंट्स को जल्दी इसका पता चल जाए कि क्रिस्टल मेथ यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, अगर तो कोई वन टाइम यूज़ करता है तो ये विदिन 3 to 5 डेज क्लियर हो जाना चाहिए। अगर 3 to 5 डेज में क्लियर नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो वन टाइम यूज़ नहीं है, वो बार बार का इस्तेमाल है। और अगर कोई कंटिन्यूस यूज़ के अंदर कोई पेशेंट रहता है जिसको कि फिर आगे विड्रॉल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 7 to 14 डेज़ के अंदर आपके बॉडी से ड्रग जो है वो निकल जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे नाजरीन के लिए ये है कि ड्रग का जिस्म से निकल जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि कोई भी ड्रग जो है इंक्लूडिंग क्रिस्टल मेथ, हेरोइन, कैनबिस जो है वो तकरीबन 30 डेज़ लेता है जिस्म से निकलने के लिए। हेरोइन जो है वो 7 to 14 डेज़ के अंदर निकल जाता है, जबकि ओपियम जो है वो तकरीबन 45 डेज़ लेता है जिस्म से निकलने के लिए। सो ये तमाम जो ड्रग हैं, किसी एक नशे से लेकर दूसरे नशे तक या तमाम नशे जो हैं ये ऑलमोस्ट 45 डेज़ तक आपके बॉडी को क्लीन कर देते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर ये नशे मौजूद रहते हैं। ब्रेन के अंदर जो डैमेजेस हैं वो तकरीबन मिनिमम 2 साल का अरसा लेते हैं डैमेजेस रिकवर होने के लिए। और अगर आप कोई भी पेशेंट जो नशा इस्तेमाल करता रहा है और अब अगर वो रिकवरी में है, आप 1 साल के बाद भी उसका हेयर टेस्ट करेंगे तो उसमें से हेयर टेस्ट के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बंदे ने प्रीवियसली 1 साल के अंदर अंदर कौन कौन से नशे इस्तेमाल किए हैं। सो इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर से नशे जो हैं ये मिनिमम 2 साल का अरसा लेते हैं निकलने के लिए। और जैसे जैसे टाइम जो है वक्फे का, नशे इस्तेमाल करने के वक्फे का ज़्यादा होता चला जाता है तो हमारा ब्रेन जो है वो रिकवरी मोड के अंदर रहता है। मिनिमम 2 साल का अरसा लगता है, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो इस 2 साल के अरसे में उनका ब्रेन रिकवर नहीं करता। कुछ पेशेंट्स को तकरीबन 5 साल लग जाते हैं इस डैमेज से रिकवर करते हुए, और एक स्मॉल परसेंटेज ऐसी भी है जिनके कुछ पार्ट जो है वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। उन्हें फिर उन डैमेजेस के साथ लाइफ टाइम रहना सीखना होता है। सही। आमिर साहब आप सवाल करना चाहेंगे? जी मैम, इस तरह है कि अक्सर ड्रग्स यूज़ करने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स उनके मूड्स में और बिहेवियर चेंजेस आना शुरू होती हैं जिनकी अक्सर फैमिली मेम्बर्स कंप्लेन करते हैं। तो क्रिस्टल मेथ को यूज़ करने के बाद कौन से मूड्स के ऐसे चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस देखने में नज़र आती हैं? अच्छा, एक तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाइपर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा फेशियल टिक्स बनाने शुरू कर देते हैं, चेहरे का कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो ज़्यादा मूव करना शुरू कर देता है, जैसे आँख का फड़कना या किसी एक मसल का फड़कना या चेहरे के टिक्स बनाना, ये ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर हो जाती हैं। इसके अलावा नींद के मसले होंगे, एपिटाइट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, हेलुसिनेशंस इसके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल मेथ जो है ये किसी के अंदर साइकोसिस को भी इमर्ज जो है वो होने की सतह जो है वो उसकी आ सकती है। यानी आपको बंदा ऐसी बातचीत करता नज़र आएगा जो कि रियलिटी से बहुत दूर होती है और वो एक अनरियल वर्ल्ड के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मूड बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहना शुरू होगा, और ये जो खुशी होगी या एनर्जी होगी ये मसनूई है, जो कि ड्रग इंड्यूस्ड एनर्जी आप कह सकते हैं, या ड्रग इंड्यूस्ड प्लेयर जो है वो आप कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे 24 आवर्स तक अगर वो नहीं सोएगा तो तब भी वो फुल एनर्जी के साथ काम करता रहेगा, और अगर वो विदिन 24 आवर एक और डोज ले लेता है तो इसका मतलब है कि नींद के लिए फिर उसको 3-3, 4-4 दिन या 5-5, 6-6 दिन वो अगर नहीं भी सोएगा तो उसको बज़ाहिर कोई डैमेज क्रिएट होता नज़र नहीं आएगा, बट इवेंचुअली ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी हेल्थ को डिक्लाइन करने की तरफ जाएंगी, और ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, चेहरा जो है वो सस्पिशियस सा नज़र आएगा, आंखों की मूवमेंट बहुत तेज़ होगी। सो ये बिहेवियरल चेंजेस हैं या मूड स्विंग्स उसके हैं जो कि नज़र आते हैं आपको। सही। और मिस सुनैना आपका सवाल? मिस, मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर मेथाम्फेटामिन जो ड्रग है इसका फॉर्मूला ये यूज़ होता है टू क्योर द ADHD सिम्टम्स। तो कुछ घरों में ये मेडिसिन वैसे भी अवेलेबल होती है, तो उन घरों में अगर बाकी अफराद भी वो मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दें तो वो इसके एडिक्ट बन सकते हैं। तो क्या हमें इस तरह की ड्रग्स को सेफ कस्टडी में रखना चाहिए या तो बच्चों की पहुंच से दूर जिस तरह कहते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक तो तमाम किस्म की अद्वियात जिसमें सर दर्द की अद्वियात भी शामिल हैं, जिस्म दर्द की अद्वियात भी शामिल हैं, जो ओवर द काउंटर पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। हर किस्म की अद्वियात को आपको किसी लॉक एंड की के अंदर रखना चाहिए। आप उन्हें इनोसेंट मत समझें कि ये डिस्प्रीन है तो कोई अगर खा लेगा
तो कोई बात नहीं है। बाजू का बच्चों के हाथ में डिस्प्रिन आ गई, वो खा लेते हैं तो उससे तकलीफ़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। एम्फेटामिन, मेथेम्फेटामिन जो है ये पर्टिकुलरली ADHD के बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ओबेसिटी के लिए इस्तेमाल होती है कि जो लोग जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए मेथेम्फेटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन दो कामों के अलावा इसका कुछ इस्तेमाल आपको कफ सिरप्स के अंदर भी नज़र आएगा, क्योंकि जब खांसी बहुत शदीद होती है जिसमें हमारा जो गला है वो काफ़ी तकलीफ में होता है, तो उसको रेस्ट देने के लिए भी इस एलिमेंट को डाला जाता है। कोई भी दवाई जो है वो डॉक्टर के इस्तेमाल के मुताबिक ही होनी चाहिए। जितनी डोज में जितनी मुद्दत तक डॉक्टर ने तजवीज़ की है उसके अलावा आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट भी ओवरडू कर रहा है, एक टैबलेट अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की और वो 3 ले रहा है, तो हमें समझ आना चाहिए कि अब ये जो दवाई है वो उसको आराम की बजाय तकलीफ़ें ज़्यादा देने की तरफ जाएगी, और ये जो नॉर्मल यूज़ नहीं है बल्कि ये ओवरडू हो चुकी हुई है या ओवर यूज़ है, विच लीड्स टूवर्ड्स एडिक्शन एज वेल। दवाइयों के बारे में हमें काफ़ी मुख्तात रवैया बरतने की ज़रूरत है, और हमेशा ये जो हमने बेड साइड पे दराजों में रखी होती हैं दवाइयाँ, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये किसी न किसी लॉक एंड की कैबिनेट में होनी चाहिए, जिसकी चाबी घर का कोई बड़ा जो है उसी के पास हो, और ज़रूरत के वक्त वो वहाँ से लेकर तो बच्चों के अंदर या घर में अगर किसी ने भी इस्तेमाल करनी है तो वो उन्हें दे दे। बिल्कुल ठीक है। और मिस तहसीन, आप कुछ सवाल? जी मिस क्रिस्टल मेथ के जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है तो स्किन सोर्स और मेथ माउथ की कुछ टर्म सुनने में आते हैं। एक तो ये बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि इनसे क्या मुराद है। दूसरे, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग से मुराद है कि कोई दवाई कितनी देर तक आपके जिस्म के अंदर अपना असर बरकरार रखती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बाज़-औक़ात ओडी डोज कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ओडी डोज से मुराद है कि ये 24 आवर्स में एक दफ़ा लेनी है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 24 आवर है। ये 24 घंटे तक इस दवाई का असर जिस्म में बरकरार रहेगा। इसी तरह एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम बीडी डोज कहते हैं। बीडी डोज से मुराद है कि ये दिन में या 24 घंटों में 2 दफ़ा लेनी है, और इस दवाई का जो असर है या हाफ लाइफ है वो 12 घंटे की है। 12 घंटे का असर जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक नई डोज की ज़रूरत है उस असर को मेनटेन करने के लिए। हाफ लाइफ से मुराद है कि कोई भी दवाई जिसका असर कितना तजवीज़ किया गया है, और ये जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर्स आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन के अंदर जो एक पेपर सा होता है, अगर आप उसको भी पढ़ें तो उसमें भी लिखा होगा कि इसकी हाफ लाइफ या इसका जो ड्यूरेशन है वो इतना ज़्यादा होगा, इतने असर वक्त के बाद इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली, आपने जो बात की कि स्किन सोर हो जाती हैं, और उसके अलावा मेथ माउथ है। मेथ माउथ से मुराद ये है कि जब जो भी लोग क्रिस्टल मेथ इस्तेमाल करने वाले हैं या इसकी एडिक्शन में मुब्तला हैं, उनके दांत जो हैं उनमें टूथ डिके आ जाता है। दांत काफ़ी, जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो उनके 2 दांतों के बीच में काफ़ी वक्फा आ जाता है और वो दांत अजीबोगरीब से नज़र आने लगते हैं, तो क्रिस्टल मेथ जो इस्तेमाल लोग करते हैं उनके दांतों का हाल भी तकरीबन वैसा होता है। दांतों के अंदर होल से बन जाते हैं या दांतों के बीच में वक्फा आना शुरू हो जाता है और दांत आपको सड़े सड़े से नज़र आएंगे। सो इसको मेथ माउथ भी कहते हैं, जो डेंटिस्ट इसको आमतौर पे मेथ माउथ भी कहते हैं। स्किन सोर से मुराद है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जितने भी लोग क्रिस्टल मेथ को इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी स्किन पे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो उस इचिंग को ख़त्म करने के लिए खारिश करेंगे। खारिश से या तो रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर रेडनेस के बाद उनकी छाले से बनना शुरू हो जाएंगे। और आम तौर पे क्रिस्टल मेथ को जो इस्तेमाल रेगुलर करने वाले हैं उनके चेहरे पे चिकन पॉक्स के तरह के दाने निकले होते हैं या फिर निशानात होते हैं। जिन्होंने क्रिस्टल मेथ जो है वो कुछ अर्सा पहले छोड़ी है तो उनके चेहरे पे चिकन पॉक्स जैसे आपको निशानात नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी अजीब लगते हैं, अगली लगते हैं। और जितने भी लोग जानते हैं कि क्रिस्टल मेथ से ये चीज़ भी पॉसिबल है तो वो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये पीछे ड्रग ऑफ चॉइस इनका क्रिस्टल मेथ रहा है। सही, थैंक यू मैडम। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपका ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इस ड्रग के बारे में बहुत ज़्यादा सफिशेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक मौजूद ही नहीं है और ये एक बहुत ही अहम काम था ये जो आज के प्रोग्राम के थ्रू आप। मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी कि क्रिस्टल मेथ जो है ये आमतौर पे पार्टी ड्रग कंसिडर की जाती है कि जो बच्चे पार्टी करने की तरफ जाते हैं वहाँ पे एक्सटेसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल का रुझान भी है। और आम तौर पे 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं
उनमें इसका रुझान काफ़ी पाया जाता है। 25 साल से कम उम्र से मेरी मुराद है कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के जो तुलबा हैं उनके अंदर काफ़ी रुझान पाया जाता है। इसके अलावा इसके बाद भी लोग इसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आमतौर पे ये जो लॉट है 25 साल के अंदर अंदर की, इनके लिए ये काफ़ी डेंजरस है। और ऐसे तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे इस रेंज के अंदर आते हैं उन्हें ज़रूर फ़िक्र रखनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और ये चीज़ें बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आप तक एक साइंटिफिक इल्म फ्राहम करना है ताकि आप ऐसी तमाम साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने की तरफ जा सकें अगर आप उन्हें अपने बच्चों के अंदर देखते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि ये फैक्ट है तो इसको फिर तस्लीम करना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इससे नज़रें चुराने से हम इसके नुकसान से मज़ीद दो चार हो सकते हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है फैमिलीज़ के लिए या पेरेंट्स के लिए कि अगर आपको शक भी गुजरे कि आपका बच्चा ड्रग कोई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको अपने शक या हंच को ही कंसिडर करते हुए किसी ना किसी माहिर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ड्रग आपके सामने नहीं है तो आप इस इंतज़ार में ना बैठे रहें कि जब ड्रग सामने आएगा तो तब किसी माहिर से मशवरा करेंगे, हो सकता है तब बहुत देर हो चुकी हो। और अगर आप टाइमली इन चीज़ों के बारे में मशवरा करते हैं, टाइमली इन चीज़ों को मैनेज करने की तरफ जाते हैं, तो इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो डैमेजेस टाइम के साथ साथ हो रहे हैं, यानी कोई भी शख्स जिस दिन से नशा शुरू करता है और जितना अरसा नशा शुरू करता है उसमें डैमेजेस की एक लंबी लिस्ट होती है, जिसमें ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही होती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही होती है, सोशल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही होती है, और इसके अलावा पैसे का ज़ियां भी काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत सारे लॉसेस ऐसे होते हैं जो कि इररिपेयरेबल होते हैं। सो ये तमाम डैमेजेस आप समझें कि हर गुजरते दिन के साथ साथ इनमें इजाफा ही होता जाता है। सो हाथ पर हाथ रख कर बैठने की बजाय ज़रूर किसी माहिर से मशवरा करें। इसमें ना रहें कि पता नहीं ये कर रहा है या नहीं कर रहा, या आप पर वोक तो नहीं करेंगे। आपके पास बतौर वालिदैन पूरी ये जिम्मेदारी है, या बड़ा भाई है, बहन है, या छोटा भाई है या बहन है। बाज़-औक़ात मैंने देखा है इवन बच्चे अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो इनिशिएट करते हैं। सो आप किसी भी फैमिली यूनिट का जब हिस्सा हैं और उसमें कोई भी खराबी आपको नज़र आती है तो आपकी चाहे पोजीशन कोई भी है, आपको आगे बढ़कर ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, ताकि अगर कोई मसला है तो वो फौरी उसका तदारुक करने की कोशिश की जाए, और अगर कोई मसला नहीं है तो कम से कम आप क्लैरिटी के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ें कि नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं भी अपने नाज़रीन को आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर अपने किसी प्यारे में आप कोई तब्दीली देखें, यानी उसकी बायो, साइको, सोशल, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई चेंज आप देखते हैं, तो उस चेंज को नोटिस करें और उसको हेल्पिंग हैंड दें, किसी माहिर से मशवरा करें और इलाज में देर मत कीजिएगा। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।